हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था पहला उपयोग अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। अब आइए इसके देखते हैं इसका दूसरा उपयोग कि दूसरा उपयोग है अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर। ठीक है, उसमें अनंत लंबाई का तार था जिसके कारण आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला। अब यहाँ पे अनंत विस्तार का समतल आवेशित एक समान रूप से आवेशित अचालक तार, ठीक है, अचालक क्या है, चादर है, इसके निकट आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, एक अचालक चादर बना लेते हैं। यह इसकी लंबाई जो है अनंत है। लंबाई क्या है, अनंत लंबाई का यह है, अनंत विस्तार है इसका, अनंत विस्तार का एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से इस पर धनात्मक आवेश दिया गया। ठीक, यह जो धनात्मक आवेश है इसका जो पृष्ठ घनत्व है वह उसको हम सिग्मा से लिख रहे हैं। ठीक है, आवेश जो है Q है, पूरा क्षेत्रफल हम मानते हैं A है, और यह इस क्षेत्रफल पर आवेश जो है पूरा फैला हुआ है। ठीक है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान जो आवेश होगा, अगर कहा जाए कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को, ठीक है, उपस्थित आवेश क्या कहते हैं, आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाएगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाएगा, जिसको सिग्मा से लिखते हैं। ठीक है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होगा, Q बटा A। सिग्मा बराबर Q बटा A। Q बराबर क्या होगा, सिग्मा, Q बराबर सिग्मा A हो जाएगा। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q बटे A होता है। अनंत विस्तार का एक समान धन आवेशित अचालक समतल शीट आपने लिया है। आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है सिग्मा हो गया। ठीक है, शीट का जो तल है आवेश का समतल चादर, ठीक है, ये क्या है, एक समतल चादर के रूप में है, धन आवेशित है। ठीक है, इस चादर से r दूरी पर एक बिंदु P हमें लेना है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चादर से r दूरी पर हमें एक पॉइंट लेना है जहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो है हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा। तो इस प्लेट के दोनों तरफ हमें एक सरफेस बनाना होगा, गॉसियन पृष्ठ, जो एक बेलन का रूप लेगा। तो हम जो है एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। देखें, एक गॉसियन पृष्ठ, यह आपका एक गॉसियन पृष्ठ हो गया जिसका यह क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्षेत्रफल है। एक पॉइंट लेते हैं P, पॉइंट P है, इधर भी एक लेते हैं पॉइंट P डैश, P डैश। ठीक है, दूरी जो है पॉइंट P की, बिंदु P की दूरी R हो गई। तो अनंत विस्तार के एक समान धनावेशित और चालक समतल चादर के निकट, चादर से आपने देखा कि R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। इसके लिए माना चादर के दूसरी तरफ एक बिंदु है P डैश। ठीक है, चादर के दूसरी तरफ एक बिंदु आप माने हैं P डैश। अब जो है चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन जो है अब तैयार हो चुका है, एक गॉसियन बेलन तैयार है जो कल्पना के द्वारा हम कर रहे हैं। ठीक है, अब बिंदु P और P डैश से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की हम गणना करेंगे।
दिशा देखते हैं, इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बाहर की तरफ, ठीक है। यह जो क्षेत्रफल आप लिए हैं dA, इसकी वेक्टर दिशा क्या होगी, वेक्टर dA, यह भी होगी बाहर की तरफ। पॉइंट P पर आते हैं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा E क्या होगी, बाहर की तरफ। यह जो आप क्षेत्रफल लिए हैं, इस क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, वेक्टर dA, बाहर की तरफ। चादर का जो विस्तार है वो अनंत है, चादर का विस्तार अनंत है, इस कारण चादर के समीप दोनों ओर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा। दोनों ओर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो होगा क्या होगा, समान होगा, और दिशा जो होगी चादर के अभिलंबवत बाहर की तरफ होगी, ठीक है। दोनों तरफ चादर के अभिलंबवत क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होगी। जब चादर धनावेश होगा तब ऐसा होगा। वैद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं, ठीक है। अब जो है वैद्युत फ्लक्स की हम गणना करते हैं। अतः बेलन के दोनों सिरों, चलिए निकालिए अब, बेलन के दोनों सिरे से होकर, दोनों सिरों से होकर गुजरने वाले, दोनों सिरों से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर ई डॉट dA, यह एक सिरे का हो गया, प्लस दूसरे का सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA। बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो इस सिरे का आपने लिखा सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर ई डॉट dA, और प्लस इस सिरे का सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर ई डॉट dA, ठीक है। यहां पर जो वेक्टर dA है यह समतल सिरों पर क्षेत्रफल वेक्टर है। इस समतल सिरों पर क्या है, एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल वेक्टर है। E और dA दोनों क्या है, समांतर हैं। E और dA क्या है, समांतर हैं, ठीक है, ठीक है। चूंकि वेक्टर E व वेक्टर dA क्या है, समांतर है, ठीक है। इसकी भी दिशा इधर है और इसकी भी दिशा इधर है, दोनों की दिशा एक तरफ है, E की दिशा और dA की दिशा, दोनों की दिशा एक तरफ है, समांतर है। थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0, थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0, cos 0 बराबर क्या होगा, 1। तो E dA cos थीटा, cos थीटा की जगह पे 0 रखेंगे, सूत्र आप पढ़े हैं ना, E dA cos थीटा। जब समांतर हैं तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, E dA हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E dA। दोनों समांतर हैं इसलिए फाई का मान क्या हो जाएगा, E dA हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे अतः वेक्टर E डॉट वेक्टर dA बराबर हो गया आपका E dA। इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार फाई ई सरफेस इंटीग्रल ए E dA प्लस सरफेस इंटीग्रल ए E dA, ठीक है। dA का टोटल वैल्यू A हो जाएगा आपका, तो यह हो जाएगा EA प्लस EA, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 2EA, 2EA। तो इस तरह से आपने देखा कि फाई ई का मान क्या आ गया, 2EA आ गया। गॉसियन बेलन के वक्री पृष्ठ से, गॉसियन बेलन के, यह जो आप वक्री पृष्ठ आप देख रहे हैं, गॉसियन बेलन के वक्री पृष्ठ से होकर जाने वाला जो है वैद्युत फ्लक्स शून्य है, ठीक है। जो वक्री पृष्ठ होंगे वहां से जाने वाला क्या होगा,
शून्य होगा और समांतर पृष्ठ से कितना आया 2E आया। गॉसियन बेलन के वक्री पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि वहां पर E और DA के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और cos 90 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए फाई का मान 0 हो जाएगा। ठीक, तो गॉसियन बेलन के वक्री पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य है क्योंकि इस पृष्ठ पर सभी जगह EDA परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, अतः आगे लिखेंगे, अतः गॉसियन बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर 2EA, फाई ई बराबर 2EA हो जाएगा। ठीक, अब आप जानते हैं गॉस का प्रमेय। गॉस के प्रमेय के अनुसार फाई ई बराबर क्या होता है? Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉस के प्रमेय के अनुसार फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, Q क्या है? बंद गॉसियन बेलन द्वारा परिबद्ध संपूर्ण आवेश है Q, और यहाँ पर Q बराबर क्या है? सिग्मा ए। यहाँ पर Q बराबर क्या है? सिग्मा ए। ठीक है, तो Q की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिग्मा ए लिखेंगे। तो उस कंडीशन में फाई बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा फाई बराबर। ठीक, और फाई बराबर क्या आया है? 2EA। तो इसको मानते हैं फाई बराबर 2EA को समीकरण नंबर 1 और फाई बराबर सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट को समीकरण नंबर 2, और दोनों समीकरण को करते हैं बराबर। ठीक है, क्योंकि एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा। ठीक, तो 2EA बराबर सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, 2EA बराबर सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से ए से ए हुआ कैंसिल, E बराबर हो गया आपका सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। तो इस तरह से आपने देखा कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आई, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आई किसके लिए? समतल आवेशित अचालक चादर के निकट अनंत विस्तार का समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। इस सूत्र में R नहीं आया है, जो आप दूरी माने थे बिंदु P की R, इस सूत्र में R नहीं आया है। इसका अर्थ यह है कि चादर के निकट सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन जब एक तार था उस कंडीशन में E बराबर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे R। जब एक तार था अनंत विस्तार का, तो इससे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकली थी वह दूरी पर निर्भर करती थी और विद्युत को अनुपाती थी। लेकिन जब अनंत विस्तार का एक समतल आवेशित और चालक चादर है तो उसमें दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर नहीं हो रहा है। ठीक है, सूत्र आ रहा है E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इस R नहीं है, अर्थात चादर के निकट सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। ठीक है, धन आवेशित अचालक चादर के समीप किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा चादर के लंबवत और चादर के दूर होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? चादर के लंबवत और चादर से दूर होगी, चाहे P पॉइंट हो चाहे P डैश पॉइंट हो। लेकिन अगर चादर पर ऋण आवेश हो तब क्या होगा? चादर पर ऋण आवेश हो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में, ठीक है,
वैद्युत क्षेत्र की दिशा चादर के लंबवत तथा चादर की ओर होगी। चादर के लंबवत तथा चादर की ओर होगी कब? जब ऋण आवेशित होगा तब। और धन आवेशित होगा तो चादर से दूर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा E बराबर सिग्मा बटे 2 से एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक, अब जो है कुछ और कंडीशन देखते हैं, इसी से संबंधित है। अभी तक जो आपने लिया था प्लेट अनंत विस्तार का, वो अचालक चादर था। क्या था? अचालक चादर था। उससे अचालक चादर के निकट आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आया। अगर चालक हो तब क्या होगा? ठीक है, अगर चालक हो तब क्या होगा? ठीक है, आवेशित चालक, आवेशित चालक के ठीक बाहर, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर क्या है? चालक है, कंडक्टर है। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इससे पहले आपने क्या पढ़ा? अचालक चादर था। ठीक है, अचालक था। अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम जो देख रहे हैं आवेशित चालक है। आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे चालक था, उसमें अचालक था। डिफरेंस आ रहा है समझ में? चलिए देखते हैं। अब इस पर भी धनात्मक आवेश दिया जाता है, इस चालक पर। ठीक, एक सिरा हम 1 ले रहे हैं, इसका इस सिरा को 2 मान ले रहे हैं। आवेश घनत्व, आवेश घनत्व किधर होगा? तो आवेश घनत्व बाहर की तरफ होगा। ठीक है, इस पर आवेश घनत्व कहाँ होंगे? सरफेस पे होंगे। इस आवेशित चालक पर जो आवेश होगा वो कहाँ होगा? बाहर, सरफेस पे होंगे। यह हो गया आपका सरफेस पे, यह 1 और यह 2 नेम दे दिए सिग्मा। ये आवेश घनत्व तो क्या हो गए? सिग्मा हो गए। और यहाँ पर हम एक बिंदु P ले रहे हैं, बिंदु P, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो माना अनंत विस्तार का, ठीक है, लघु मोटाई का एक धन आवेशी समतल चालक प्लेट है, निर्वात वायु में स्थित है। चूंकि प्लेट जो है समतल चालक है, अतः प्लेट की दिशा, प्लेट में दिया गया संपूर्ण आवेश जो है वह कहां होगा? पृष्ठ पर होगा। क्योंकि प्लेट क्या है? समतल चालक है, इसलिए प्लेट को दिया गया संपूर्ण आवेश प्लेट के बाह्य पृष्ठ 1 और 2 पर होगा। ठीक है, एक समान रूप से वितरित होगा। प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र जो है शून्य होता है। चालक की कंडीशन में प्लेट के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। प्लेट के पृष्ठों पर, उसके निकट बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र प्लेट के पृष्ठों के लंबवत होगा। ठीक है, इस पॉइंट पर 1 के कारण विद्युत क्षेत्र जो है मानते हैं E1 है, तो जो बाहर की तरफ दिशा होगी, बल रेखाएं बाहर की तरफ जाएगी। यह E1 किसके कारण है? 1 के कारण। 2 के कारण इस पर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा E2 होगा। 2 के कारण मानते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा E2 है, वो अभी क्या होगी? बाहर की तरफ होगी। इस, ठीक है, इस सरफेस के कारण इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र E2 है जो बाहर की तरफ है। इस सरफेस 1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु P पर, वह भी बाहर की तरफ है। ठीक है, आपने माना है कि पृष्ठ पर आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है।
चालक प्लेट के एक ओर जो है आपने एक बिंदु P लिया है जिस पर विद्युत क्षेत्र आप ज्ञात कर रहे हैं, E का मान आपको ज्ञात करना है बिंदु P पर। प्लेट के भीतर कोई आवेश नहीं है, ठीक है। बिंदु P पर चालक, ठीक है, बिंदु P पर गणना करते हैं। बिंदु P पर चादर 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E1 बराबर क्या होगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। दिशा क्या होगी, दिशा क्या होगी, चादर 1 से दूर। चादर 1 से क्या होगा, दूर, ठीक है। चादर 1 से क्या होगा, दूर होगा, इधर दिशा हो गई, ठीक है। अब चादर 2 के कारण, चादर 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 वेक्टर E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। दिशा चादर 2 से दूर, इसकी भी दिशा क्या होगी, चादर 2 से, इसकी भी दिशा दूर होगी। अब यहां पे देख रहे हैं आप, चूंकि वेक्टर E1 और वेक्टर E2 एक ही दिशा में है, दोनों की दिशा क्या है, एक ही है, ठीक है, एक ही दिशा में है। इसलिए जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वेक्टर E, वह हो जाएगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, वेक्टर E1 प्लस E2, यह परिणामी हो जाएगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। अतः वेक्टर E का केवल मान बताया जाए, परिमाण, परिमाण क्या होगा, केवल वैल्यू लिखते हैं तो E बराबर होगा E1 धन E2, E बराबर E1 धन E2, ठीक है। E बराबर E1 का मान रखते हैं सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इज E2 का मान। E1 का मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 का मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, केवल हमने मान रखा है। E बराबर क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, कॉमन हो गए, डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट कट गया, सिग्मा बचा, प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट कट गया, सिग्मा बचा। अब यह हो गया 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, E बराबर आ गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो आपने देखा कि आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होगी। आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या निकला, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट निकला, ठीक है। धन आवेशित चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र E की दिशा प्लेट के लंबवत, प्लेट के दूर दृष्ट होगा। और यदि अगर ऋण आवेशित हो तो, अगर यही प्लेट पर ऋण आवेशित दिया गया हो तब क्या होगा, तब विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट के लंबवत तथा प्लेट की ओर दृष्ट होगा, प्लेट के तरफ होगा, ठीक है। एक और कंडीशन देखते हैं, अगर 2 प्लेट हो तब क्या होगा, प्लस, अभी ये प्लस देखें, प्लस माइनस दोनों आ जाए तब क्या होगा, उस कंडीशन में कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी एक कंडीशन देखते हैं, एक प्लेट लेते हैं, ठीक है, एक प्लेट हमने ले लिया, इसको धनावेशित, यह प्लेट कैसा ले रहे हैं, अचालक, अचालक, ठीक है। प्लेट कैसा है, अचालक प्लेट है, तो विद्युत क्षेत्र जो हम आवेश देंगे वो अंदर भी होगा, ठीक है। तो यह पहला प्लेट है, प्लेट नंबर 1, इस पर हम धनात्मक आवेश दे रहे हैं, तो धनात्मक आवेश जो है अंदर फैल गया। एक दूसरा अचालक प्लेट लेते हैं, ठीक है, इस पर हम ऋण आवेश दे रहे हैं, यह ऋण आवेश अंदर की तरफ फैल जाएगा, ठीक।
पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं P, इधर एक पॉइंट लेते हैं P डैश P डैश। ठीक, अब आपको पॉइंट P पर और पॉइंट P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। आपके पास समान पृष्ठ घनत्व का धन और ऋण आवेशित समांतर और चालक प्लेट हैं। उनके बीच में तथा उनसे बाहर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर और चालक प्लेट हैं, जिनके बीच में और प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं प्लेट 1 के कारण। प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो पहले हम दिशा देखते हैं। इस पर 1 के कारण हम मानते हैं E1, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, और 2 के कारण E2। ठीक है, तो प्लस 1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह बाहर की तरफ होगी, वेक्टर E1, क्योंकि धन आवेश है तो यहां से बल रेखाएं बाहर की तरफ जाएंगी। अब इसके कारण प्लेट नंबर 2 के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वह इस प्लेट के तरफ होगी, यह होगी। बिंदु P पर प्लेट 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी बाहर की तरफ E1, और बिंदु P पर प्लेट 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी प्लेट 2 की तरफ, क्योंकि माइनस आवेश है तो बल रेखाएं अनंत से उसकी तरफ आती हैं। ठीक है, तो बिंदु P पर E1 की दिशा प्लेट 1 से दूर होगी, लेकिन E2 की दिशा जो होगी प्लेट 2 के तरफ होगी। अब ये तो हो गया बीच वाले के लिए। अब इस पर देखते हैं, यहां पर क्या होगी? इस प्लेट 1 के कारण बिंदु P डैश पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वह बाहर की तरफ होगी E1। ठीक है, इस P डैश पर प्लेट 2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वह होगी इसके तरफ, E2 की दिशा होगी प्लेट 2 की तरफ, क्योंकि माइनस आवेश पर बल रेखाएं आती हैं तो इसकी दिशा इस साइड में होगी। तो आपने देखा कि प्लेट 1 और 2 के बीच एक बिंदु P है। बिंदु P पर धन आवेशित प्लेट 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ठीक है, तो अब एक एक निकालते हैं। बिंदु P पर धन आवेशित प्लेट 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और चालक प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र यही आप पढ़े हैं, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो बिंदु P पर धन आवेशित प्लेट 1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या होगी? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। दिशा क्या होगी? दिशा होगी प्लेट 1 से दूर, प्लेट 1 से दूर होगी। ठीक, इसी प्रकार बिंदु P पर प्लेट 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। दिशा क्या होगी? प्लेट 2 की ओर होगी, प्लेट 2 के ओर होगी। तो बिंदु P पर की बात हो रही है, धन आवेशित प्लेट 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट 1 से दूर होगी। और प्लेट 2 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E2 बराबर सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट 2 की ओर होगी। किसकी बात हो रही? कहां पर? बिंदु P पर की बात हो रही है। ठीक है, अब यहां पर E1 और E2 की दिशा एक ही तरफ है। ठीक है, बिंदु P पर दोनों प्लेटों पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही तरफ है।
तो यहाँ पर E का मान क्या हो जाएगा बिंदु P पर, तो E बराबर हो जाएगा E1 धन E2, E बराबर E1 धन E2। ठीक है, चूंकि E1 और E2 एक ही दिशा में है, अतः बिंदु P पर दोनों प्लेटों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी, E1 धन E2। मान रखेंगे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो आपने देखा कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, यह तो हो गया दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। E का मान प्लेटों के बीच बिंदु P की स्थिति से मुक्त है, क्योंकि इसमें दूरी नहीं आया है। E का मान जो है प्लेटों के बीच बिंदु P की स्थिति से मुक्त है, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र सर्वत्र एक समान है। केवल किनारों को छोड़ दिया जाए, किनारों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान बीच में क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं P डैश पर क्या होगा। यह जो P डैश है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या स्थिति होगी, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जो होगा वो हो जाएगा E1 माइनस E2। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P डैश पे क्या होगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। ठीक है, E1 माइनस E2 होगा। कैसे होगा, बताइए। धन आवेशित प्लेट 1 के कारण, यह जो धन आवेशित प्लेट है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 से, ठीक है, दूर होगी। E1 का मान किधर होगा, दूर, और ऋण आवेशित प्लेट 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 प्लेट की ओर होगी। यह धन आवेशित के कारण बिंदु P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर होगी और माइनस के कारण जो प्लेट है उसके कारण इसके तरफ होगी। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि किसकी वैल्यू अधिक होगी और किसकी कम होगी, किसकी वैल्यू अधिक होगी और किसकी कम होगी। ठीक है, किसमें से किसको माइनस करें, दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है शून्य हो जाएगी। इस पॉइंट पे वैल्यू आप रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू आप रखेंगे। E1 का मान क्या होगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू क्या हो गई, 0। बिंदु P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई, 0। ठीक है, शून्य होगी। बिंदु P डैश पर दोनों प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी P डैश पर। अब बिंदु P पर क्या हो जाएगी, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। अब P डैश पर E बराबर शून्य हो जाएगी, क्योंकि E1 और E2 की वैल्यू सेम है। जब वैल्यू सेम है तो उनका डिफरेंस निकालेंगे, एक की दिशा इधर एक की दिशा इधर, तो डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस निकालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस प्रकार आपने देखा कि दो बड़ी विपरीत आवेशित समतल प्लेटों के केवल बीच, ठीक है, बीच के स्थान में एक समान वैद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है। प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक है, वास्तव में यह सीमित स्थान में एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने की एक व्यवस्था है। दो प्लेट लगा देंगे तो बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएंगे, लेकिन प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र रहेंगे। प्लेटों का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत बड़ा हो, अगर प्लेटों का आकार जो है उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत बड़ा होगा तो आप जो है सीमित स्थान में एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम अचालक और चालक प्लेट लेकर उन पर आवेश देकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर गॉस के नियम का अगला उपयोग देखेंगे। थैंक यू।